To share mediums we can use for online transactions. ज़्यादातर लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन काफ़ी टीम मेंबर्स अभी भी है कि जिनके लिए ये अभी भी नई चीज़ है। एंड सेम मैं काफ़ी कस्टमर्स को भी मिला हूँ कि जिनके लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेन वाला है, मतलब समझ में नहीं आ रहा ये कैसे करूँ। मेजरली वैसे बिजनेसमैन जिसकी एज 45 से ऊपर है, जिसको टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव इज to share take cares while doing digital payments so that our team can use it effectively and guide our customers as and when required. अगर हमें पता होगा तो हम अपने कस्टमर्स को राइटली गाइड कर पाएंगे कि इसको इस तरीके से ध्यान भी रखना होता है। सबसे पहला सवाल, why online और digital transactions? इसकी जरूरत क्यों करना चाहिए? सर बहुत बार शेयर कर चुके हैं कि गवर्नमेंट जब करेंसी छापती है तो उसको छापने का खर्च, उसको सिक्योरिटी करने का खर्च, उसको ट्रांसफर करने का खर्च, वापस लेके जाने का खर्च। मेरा पहला स्लाइड खत्म हो गया और कुछ हम लोग भी कैश कैरी करते तो बहुत काफ़ी वो भी मतलब लाइक टेंशन ऐसा होता है कि हम ज़्यादा नहीं कैसे कैरी करते हैं। कैश कैरी करने का जो एक हेडेक होता है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। कैश ही कम, फिलहाल कैश ही कम है। आपको जो है फिजिकल इंटरेक्शन का जरूरत भी नहीं पड़ता, कभी-कभी आप यहाँ बैठे-बैठे किसी और जगह पे एग्जैक्टली फेस टू फेस होना जरूरी नहीं है ट्रांजैक्शंस करने के लिए, आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। फेस टू फेस बैंक की विजिट कम हो जाती है, बैंक की विजिट कम हो जाती है। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नेंस और बैंकिंग ट्रांजैक्शन का कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन तो बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें इसमें आई जाएगी। डिजिटल पेमेंट करने से पहले हम लोग वैट का और टीडीएस का पेमेंट बाय चेक करते थे। हाँ, पहले बंदा एक दफ़ा बैंक में जाके फॉर्म और चेक करता था, वो चेक क्लियरिंग होने के 3 दिन बाद कलेक्ट करता था, फिर वापस जाके सीए के ऑफिस में देता था, फिर सीए उसको उस डिपार्टमेंट में जाके एंट्री करवाता था। वो सारा काम डिजिटल अगर एनईएफटी से पेमेंट करते हैं तो अपने अकाउंट में, गुजरात गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा इमीडिएट हो जाता है। ट्रू, ट्रांजैक्शन टाइम कम हो जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग रहता है और बाकी सारी भी एक्टिविटीज। सर थोड़ा सा मैं स्पीड में जाऊंगा, इसका सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, बट मेन रीजन इज दिस पर्सन। एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को ये ट्रांजैक्शन पे जाना ही पड़ा। बाकी सारी चीजें कवर हो गई तो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। हाँ, लेकिन ये चीज नहीं आई, डिस्काउंट्स, ऑफर्स और कैशबैक, ये भी आजकल एक इंटरेक्शन का फेज है कि जिसकी वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है। मीडियम्स फॉर ई पेमेंट्स, कौन से मीडियम हम जनरली यूज करते हैं? क्विकली बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ई वॉलेट, उसमें सब कुछ आ गया, एनईएफटी और नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, कार स्वाइप। ओके, उसको वन बाय वन देखते हैं। मीडियम फॉर ई पेमेंट्स, कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, और यहाँ पे काफी सारी कंपनीज का हमारे सामने एग्जांपल है कि जो क्रेडिट कार्ड का जो पॉइंट सिस्टम होता है, जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उससे उतना ट्रैवलिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। डेबिट कार्ड्स, आपके अकाउंट में पैसा होगा तो ट्रांजैक्शन कर पाओगे। क्रेडिट कार्ड का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है या कोई अगर फ्रॉड होता है तो वहाँ पे आपके पास एक स्कोप रहता है बैंक के साथ डील करने का। डेबिट कार्ड में वो स्कोप नहीं है, एक बार पैसा गया मतलब वो बाद में आप चक्कर काटते रहोगे। स्वाइपिंग, दोनों कार्ड मेनली स्वाइपिंग के थ्रू यूज होता है। ऑनलाइन पेमेंट्स, नेट बैंकिंग के थ्रू। नेट बैंकिंग कितने लोगों के लिए नया है, आज तक यूज नहीं किया अपनी टीम में से? थोड़ा हाथ जरा ऊपर उठाएंगे तो समझ में आएगा कितना टाइम लेना है। फाइन, ज़्यादातर लोगों को नेट बैंकिंग पता है क्या होता है, कैसे होता है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं शेयर करूँगा। लेकिन जिसके लिए नया है और अगर हमारे कोई कस्टमर पूछते हैं भी तो उनके लिए जिस बैंक का आपका अकाउंट होता है वहाँ से नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आप एक्टिवेट करवा सकते हो और उसका जो यूजर नेम पासवर्ड आपके पास आता है, जनरली उसकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन पे क्लिक करने के बाद रिटेल ही अपना मेजॉरिटी होता है, अगर कॉर्पोरेट बैंकिंग सिर्फ कंपनीज के लिए होता है। नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड डालना होता है और आपका पूरा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे 2 वे प्रोसेस होता है कि मोबाइल में आपका एक ओटीपी भी जनरेट होता है, काफी बैंक ये सर्विस देती है कि ओटीपी आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ता है तभी आप लॉगिन कर सकते हो। तो ये 2 वे प्रोसेस हो गया है जिससे थोड़ा ऑथेंटिसिटी बढ़ जाता है।
नेट बैंकिंग मोबाइल नंबर और ओटीपी, जिसकी वजह से इसका सिक्योरिटी फीचर और एनहांस हो गया है कि टू वे अगर प्रोसेस होगा तभी आप इसमें एंट्री ले सकते हो, तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस यहीं से कम हो जाता है। कैन बी यूज फॉर फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, लिंकिंग आधार एंड पैन कार्ड विद अकाउंट, मतलब अगर आपको कोई भी डिटेल अपनी अपडेट करनी है तो बैंक में धक्के खाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन अपने आप कर सकते हो। यूजर डिटेल अपडेशन, अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो यू कैन अपडेट इट। एफडी, फिक्स डिपॉजिट अगर ओपन करना है तो वहां पे फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऊपर ऑपरेट कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट्स अगर आपको चाहिए तो भी बैंक में कोई जाके फिल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट आपको यहीं से बैठे बैठे मिल सकता है। और काफी सारी ऐसी सर्विसेज है कि जो हम नेट बैंकिंग के द्वारा ले सकते हैं। क्या ध्यान रखना चाहिए जब नेट बैंकिंग करते हैं? सबसे मेजर अगर रीजन कहूँ तो काफी सारी वेबसाइट्स फ्रॉड भी होती है। यहाँ पे यूआरएल देखिए, वेबसाइट एचडीएफसी की है बट यूआरएल देखिए, मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, कोई फिशिंग वेबसाइट है। अगर आपने यहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स एंटर कर दी, हमें ये फ्रंट पेज पे यही लिखता है कि मैं एचडीएफसी के बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ और मेरी बैंक के साथ मैं सेफ हूँ, लेकिन एक्चुअली ये पेज कहीं और डाइवर्ट हुआ है, ये फेक वेबसाइट है। आपकी पूरी डिटेल किसी और के पास जा रही है, बैंक के पास ट्रांजैक्शन के लिए नहीं जा रही है, तो यहाँ से आपके डेटा थेफ्ट हो सकते हैं और वहीं पे सारा प्रोसेस बाद में फिशिंग का स्टार्ट हो जाता है। तो नेट बैंकिंग के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो है कि सबसे पहले ऊपर देख लीजिए कि वेबसाइट्स तो एक्चुअल है या नहीं, एंड डिफरेंस बिटवीन एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस वाली वेबसाइट्स पे ही सर्व करना है ये ट्रांजैक्शंस करने के लिए। यहाँ पे देखिए एचटीटीपी है, उसके साथ में HTTPS एक फंक्शन आता है जो सिक्योरिटी के लिए ऐड ऑन किया गया है। यस, वो ग्रीन हो जाता है। मोबाइल बैंकिंग कितने लोग यूज करते हैं? ऑलमोस्ट नेट बैंकिंग जितने भी यूज करते हैं वो मोबाइल बैंकिंग से भी फ्रेंडली हो गए। मोबाइल बैंकिंग और कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन है जो आपके एंड्रॉइड या एप्पल में इंस्टॉल होता है और उससे सारे ट्रांजैक्शन जो आप नेट बैंकिंग के द्वारा मेजॉरिटी कर सकते हो वो सारे ट्रांजैक्शन मेजॉरिटी यहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। लॉगिन का एक पेज होता है, क्योंकि मैं बीओपी का यूजर हूँ तो स्क्रीनशॉट मुझे इजीली वही मिले। लॉगिन और ये सारे फंक्शंस है जो हम यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो वहां पे हमने यूज किए थे नेट बैंकिंग में वही यहाँ से भी ऑपरेट हो सकते हैं। ये यूजर फ्रेंडली इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल से ही ऑपरेट हो जाता है, बट यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत ये है कि ओटीपी भी अगर जनरेट होगा तो मोबाइल से होने वाला है। अगर किसी को आपका लॉगिन पासवर्ड पता है एप्लीकेशन का और कोई सिक्योरिटी फंक्शन अगर आपने नहीं डाला हुआ है तो चांसेस है कि आपके मोबाइल से ही ट्रांजैक्शन हो जाए और आपको पता भी ना चले, क्योंकि मोबाइल से ही सब कुछ लिंक है, जबकि नेट बैंकिंग में मोबाइल साथ में होना जरूरी है। ई वॉलेट ऑलमोस्ट सबने यूज किया होगा, छूट खोद ना थी। पेटीएम सबसे फेवरेट, क्योंकि ये चांस पे डांस कर लिया इन लोगों ने, मार्केट से बहुत बड़ा कर दिया। फंक्शंस भी जो ऐड ऑन किए हैं इसकी वजह से ये एप्लीकेशंस की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। जैसे कि पे, अगर मुझे किसी के मोबाइल नंबर पे ट्रांसफर करना है जो पेटीएम का यूजर है तो मैं उसको डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर सकता हूँ। एड मनी, अगर मुझे मेरे वॉलेट में पैसे चाहिए तो मैं अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ मेरे अकाउंट में। पासबुक, आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हुए वो यहाँ पे आपको पूरे मिल जाएंगे। एक्सेप्ट पेमेंट, किसी से अगर पेमेंट लेना है तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। एंड काफी सारी चीज़ है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एप्लीकेशन हम डे इन डे आउट यूज़ करते हैं, लेकिन ये फंक्शन शायद ज़्यादातर किसी लोगों के लिए नया हो सकता है कि पे कैसे करना है, ऐड कैसे करना है। भीम एप्लीकेशन कितनों ने डाउनलोड कर लिया? क्या है? e-wallet launched by the government कुछ दिनों पहले की। Yes. अलग भाषा में पेटीएम ऑफ गवर्नमेंट। Exactly. Paytm of government. Using this app, you can link your account with any of over 30 supported banks. Let's see how this works. Install the Bheem app by NPCI developers from the Google Play Store. Choose your preferred language. Grant access to the app for your phone and SMS for the verification step. Once verified, set a passcode and choose your bank. If you already have a UPI address,
The app will fetch the details using your phone number. If not, you can create a UPI account for yourself using your phone number as a username. We use a pre-existing UPI account for the app. In the main menu, you get 3 options for money transfers: send, request, and scan and pay, which uses the camera to scan the receiver's QR code. You can also view your transactions, profile, and bank details here. Sending money is simple. You just put in the receiver's UPI address, the amount, any remarks, and hit pay. Then punch in your UPI PIN, and the money is instantly transferred from your bank account to that of the receiver. The app offers a simplified and official interface for UPI digital payments and lets you send up to rupees 10,000 in a single transaction with a limit of rupees 20,000 per day. While you can still use your bank's app, this offers a simpler way to transfer money to anyone with an Android smartphone and a bank account. ये 2 एप्लीकेशन हाईलाइट करने का एक रीजन ये है कि हमारे भी काफी सारे एग्जीक्यूटिव्स मार्केट में फील्ड में जाते हैं। चेक रिसीव करने से बेटर है पेटीएम का नंबर शेयर करो, पैसा ऑन द स्पॉट ट्रांसफर होगा या भीम डायरेक्टली लिंक होके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर होगा, तो ट्रांजैक्शन का टाइम बच जाएगा, तो चेक कलेक्शन का और बाकी सारा प्रोसेस वो यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है। दूसरा एक एडवांटेज भीम ऐप का ये है कि आप मोबाइल नंबर से ही ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। मतलब वो मोबाइल नंबर भी आप डालोगे, अगर वो मोबाइल नंबर किसी अकाउंट के साथ लिंक है तो वो अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करके आप मोबाइल नंबर से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये सबसे ईज आउट वाला प्रोसेस है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर टू बैंक ट्रांसफर होगा लेकिन थ्रू मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स। दैट्स व्हाई ये एप्लीकेशन बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट का तो सिक्योरिटी फीचर्स हम उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। पेटीएम फिर भी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। आधार लिंक अकाउंट, आधार कार्ड से कितनों ने ट्रांसफर किया है? ये शायद किसी ने नहीं किया, चलो कुछ तो नया। मनीषा बहन को एक्सपीरियंस है इसका, और ये प्रेजेंटेशन बनाने का मुझे एक थॉट उनके साथ बातचीत करने के बाद ही आया था। वो आधार कार्ड से पेमेंट ट्रांसफर करके आए थे और उन्हें ये डर था कि वो सेफ तो है ना। वो मेरे पास आए थे कि सुबह सर ऐसा कल मैं करके तो आई हूँ, उन्होंने मेरा थंब ले लिया, पैसा ट्रांसफर हो गया है, बट वो सेफ तो है ना। और वहीं से मुझे थॉट आया कि अभी भी शायद क्लैरिटी चाहिए अपनी टीम को कि इसमें किस तरीके से आगे बढ़ सकते। बहुत ही इजी और अच्छा प्रोसेस बनाया हुआ है। सेफ बैंकिंग की राह में एक बेहतर कदम AEPS यानी आधार आधारित भुगतान प्रणाली, जिससे आप अपने आधार नंबर से बैंक संबंधी बेसिक लेनदेन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने बैंक जाकर या बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट या अपने निकटतम CSC सेंटर के पास जाकर अपने अकाउंट में अपना आधार नंबर जुड़वाइए। एक बार ये हो जाने के बाद आप AEPS के जरिए अपने खाते की जानकारी, पैसे की निकासी, पैसों को जमा करना, एक आधार नंबर से दूसरे आधार नंबर पर पैसे भेजना। आपको क्या करना होगा? अपने इलाके के नजदीकी बैंक या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या अपने निकटतम CSC सेंटर जाए, अपने बैंक का नाम यानी जिस बैंक में आपका खाता है और बैंकिंग संबंधी अपना विकल्प चुने, अपनी आधार संख्या बताएं, अपनी उंगलियों के निशान दर्ज कराएं और अपने इस काम की रसीद अवश्य लें। आधार कार्ड के जरिए मिलने वाली सरकारी सुविधाओं जैसे मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्ध जन पेंशन जैसी आर्थिक सहायता सीधे आपके अकाउंट में। आप कैश नहीं तो इंडिया रुकेगा नहीं, दौड़ेगा। ये प्रोसेस नंदन नीलेकर की याद आ गया। उसने एक प्रेजेंटेशन में कहा था कि ऐसा कुछ हम करने जा रहे हैं, इट इज वर्किंग नाउ। उन्होंने विलेज से ज्यादा स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे अभी भी उतना पेनिट्रेशन नहीं दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बिजनेसमैन को इस तरीके से हो सकता है कि जिसको फिलहाल कार्ड स्वाइपिंग मशीन लेने में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी वो कम है। ये मशीन 2000 रुपए का आता है और आधार कार्ड सबका लिंक हो चुका है अकाउंट के साथ, तो ट्रांजैक्शन बहुत इजीली हो सकते हैं अगर ये एक मशीन भी इंस्टॉल हो जाए तो। अब क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर ये सारी प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं तो, क्योंकि मेन पार्ट ये है
create strong password and PIN and change them frequently. ज्यादातर पासवर्ड जो होता है अगर @ बीच में आया तो ज्यादातर लोगों का यही फंडामेंटल है, @123 पीछे लगा हुआ होगा। ज्यादातर लोगों का यही होता है, ग्लोबल सर्वे कहता है कि अगर @ बीच में आया कहीं पे पासवर्ड सेट करने में, उसने मांगा कि भाई @ चाहिए या कोई ऐसा पंक्चुएशन चाहिए, तो ज्यादातर लोग @123 यूज करते हैं। तो इसको अवॉइड करिए। पीछे की लाइन में @123 सबसे ज्यादा इजी होता है जज करने के लिए। बर्थडे अवॉइड कीजिए, अपनी स्पाउस का नाम अवॉइड कीजिए। ये इजीली ऐसी चीज है कि जो सामने वाला इजीली प्रेडिक्ट कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं एकदम हाई फंडू पासवर्ड रखूं, लेकिन ऐसा भी पासवर्ड रखना है कि जो इजीली प्रेडिक्टेबल नहीं है और हमें सिक्योरिटी फंक्शंस हेल्प करे। नेवर शेयर योर ओटीपी, पासवर्ड एंड कार्ड डिटेल्स। क्यों? फ्रॉड्स जो ज्यादातर होता है वो टेलीकॉलिंग के थ्रू होता है। मतलब एक फोन आपको आएगा कि मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ और आपका कार्ड भी मैं अपडेट कर रहा हूँ, या आपका कार्ड बंद हो गया, ब्लॉक हो जाएगा 1 घंटे में, आप अपनी डिटेल शेयर कीजिए। वो आपका आगे का नंबर मांगेंगे, पीछे का जो 3 कोड होता है CVV वो मांगेंगे, और बर्थडे वगैरह डिटेल्स उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, वो कहीं से भी मिल जाता है। सिम कार्ड डाइवर्ट करना आजकल इतना मुश्किल काम नहीं है। तो सिम कार्ड मतलब SMS अगर डाइवर्ट करना हो तो वो पॉसिबल है। अगर ये किसी के पास पहुंच गया तो फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है। तो कोई भी अगर फोन आता है आपको, या हमें कोई भी फोन आता है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, उनको सिर्फ इतना ही कहना है, आप ईमेल पे मुझे ये पूरा प्रोसेस भेजिए, मैं वहां से लिंक अप कर लूंगा। और बैंक में भी ये नोटिस वहां पे लगा हुआ होता है कि कोई भी अगर कॉल आए तो बैंक की तरफ से कोई ऐसी डिटेल मांगी नहीं जाती है। एनेबल 2-factor ऑथेंटिकेशन, एटलीस्ट 2-factor ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। मोबाइल अगर नेट बैंकिंग यूज करते हो तो मोबाइल यूज करते हो तो कोई थर्ड पार्टी या कोई ऐसा एप्लीकेशन की जो आपको पासवर्ड सेट करने में हेल्प करे। केयरफुल व्हेन यू स्वाइप। ज्यादातर आज चल ही रहा है कि भाई कार्ड लेंगे और पासवर्ड भी ले लें, लेकिन अगर वो आगे पीछे वाला नंबर कोई फास्ट हुआ और वो अगर ट्रैक हो गया तो बाद में बाकी की प्रोसेस इजीली वर्कआउट हो सकती है। वैसे लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं जिसके अकाउंट में पैसे ही कम रहते हैं, लेकिन जिसका हेल्दी अकाउंट है उसको एटलीस्ट ये ध्यान रखना चाहिए। Beware of malware. Use the latest software and antivirus. मालवेयर एक ऐसा प्रोसेस है, अनुराग शायद मेरे से ज्यादा बेटर इसको समझा पाएंगे, इसलिए इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट कुछ एक हैकर्स होते हैं कि जो आपके कंप्यूटर में ही कुछ एक जगह बनाते हैं छोटी सी, और वहीं से आपकी सारी डिटेल्स उनके पास पहुंचती रहती है। अगर आप कोई कीज बार-बार यूज करते हो तो वो पूरा प्रोसेस वहां पे उनके पास ट्रैक में जाता है और यहीं से पूरा प्रोसेस बाद में गड़बड़ा सकता है। मतलब आपका कंप्यूटर वहां छेड़े बगैर वो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। केयरफुल विच एप्स यू इंस्टॉल, क्योंकि काफी सारी एप्लीकेशन भी वैसी होती है कि जो एड ऑन एप्लीकेशन और भी अंदर इंस्टॉल कर देती है अपने आप। मेनी एप्लीकेशंस आते हैं, अगर हम ऑथेंटिक सोर्स से ये एप्लीकेशंस डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल नहीं करते हैं तो बाकी सारी प्रोसेसेस या सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छेड़छाड़ होना पॉसिबल है। यूज पासवर्ड टू प्रोटेक्ट एप्स। वाइप डेटा इफ फोन गेट्स स्टोलन। एंड्रॉइड का एक फंक्शन है कि जहां पे आप यहाँ बैठे बैठे आपका पूरा डेटा डिलीट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए वो फंक्शन स्टार्ट होना फोन में जरूरी है। तो अगर आपका फोन खो भी जाता है या चोरी हो जाता है तो वो पूरा यहाँ से वाइप आउट कर देना सबसे अच्छा प्रोसेस रहेगा। एंड द राइट वे टू डिस्पोज ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर पासवर्ड पिन ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसको फाड़ के फेंकने की जगह उसको जला देना ज्यादा सेफ रहेगा। I will end my presentation here. Thank you.